चैप्टर 4 यानी जावास्क्रिप्ट पार्ट 1। इस जावास्क्रिप्ट के चैप्टर को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कवर करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। हमने इससे पहले HTML और CSS के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर हम HTML की बात करें तो HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है और इससे हम स्टैटिक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। अगर हमें डिजाइनिंग क्रिएट करनी है तो डिजाइनिंग के लिए हम CSS यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी वेबसाइट को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। इट इज यूनिक because it can run directly in your web browser and also on a server। मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट है वो आइदर वेब ब्राउजर या फिर सर्वर दोनों पे रन करता है। Along with HTML and CSS, JavaScript is one of the most commonly used programming languages of the internet। HTML provides the basic layout, structure and content of a website। अगर हम HTML की बात करें तो HTML की हेल्प से किसी भी वेब पेज का बेसिक लेआउट, स्ट्रक्चर और उसका कंटेंट होता है। अगर हम CSS की बात करें तो CSS की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज की डिजाइनिंग, उसका फॉन्ट, कलर, इफेक्ट और अदर विजुअल एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? ये किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाता है। फॉर एग्जांपल, पॉपअप्स, एनिमेशंस, वीडियो एंड सोशल मीडिया, embeds, drop down menu and many other website components are created using JavaScript। अगर हम JavaScript की बात करें तो JavaScript का यूज करके हम वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी और डायनेमिज्म क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई पॉपअप डाल सकते हैं, एनिमेशन, किसी भी तरह का वीडियो ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक एम्बेड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू और अदर जो भी वेबसाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा ऐड किया जाता है और यही ऐड करके हम वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना पाते हैं। अब यहाँ पर फिगर दिया गया है। अगर हम फिगर की बात करें तो इसमें है HTML और HTML यानी कि स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए HTML यूज करते हैं। HTML का प्रोग्राम होता है, उसके बाद हम उसी प्रोग्राम पे CSS अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग के लिए, जिसे हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वो किसी भी वेब पेज के बिहेवियर को डिसाइड करता है। जैसे हम इंटरेक्टिव बनाते हैं तो इंटरेक्टिविटी क्या है? पेज का बिहेवियर है। तो ये था जावास्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट के हिस्ट्री की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का जो हिस्ट्री है वो यही है कि 1995 में जावास्क्रिप्ट ब्रेंडन इच नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोग्रामर थे नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन में। जावास्क्रिप्ट का जो इनिशियल नाम था, जावास्क्रिप्ट का इनिशियल नाम था मोचा, जिसे लाइव स्क्रिप्ट कहा गया। बाद में लेटर ऑन इसे लाइव स्क्रिप्ट नाम दिया गया और जो लेटेस्ट नाम आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट, वो लाइव स्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट फिर रीनेम किया गया। मतलब स्टार्टिंग नेम था मोचा,
मोचा से चेंज हुआ लाइव स्क्रिप्ट, और उसके बाद फाइनल जो नाम पड़ा वो है जावा स्क्रिप्ट. Over the years, JavaScript has evolved and become more powerful with the addition of new features such as object-oriented programming, regular expressions, and support for asynchronous programming. मतलब ये जो फीचर्स हैं, न्यू फीचर जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें हम क्लास ऑब्जेक्ट के बेस पे काम करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है. तो धीरे धीरे इसमें जावा स्क्रिप्ट में जो है वो हमेशा न्यू न्यू फीचर्स ऐड होते रहे हैं. टुडे जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन a wide range of applications including web development, mobile app development and server side programming. यानी जो जावा स्क्रिप्ट है वो आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है. जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटेड है और ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है. यानी जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट किया जाता है. तो ये था जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री. हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में और डिटेल देखते हैं. जावा स्क्रिप्ट एज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें जो है वो इंटरप्रेटर वर्क करता है और इंटरप्रेटर का काम ही है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना. इट इज एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर दैट रीड्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट्स इट into a form that is directly executed. यानी इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होता है. द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन. एनी एरर दैट इज फाउंड बाय द इंटरप्रेटर ऑन एनी लाइन ऑफ कोड. मतलब अगर इंटरप्रेटर जो है वो कहीं पर भी एरर फाइंड आउट करता है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है. जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं होता. जावा स्क्रिप्ट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर which interprets the program instruction by instruction leading to the slower execution of program. मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. तो इससे क्या है, जो ब्राउजर के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट तो किया जाता है लेकिन इंटरप्रेटेड होने की वजह से जो इंस्ट्रक्शन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. और इस वजह से क्या है, जो जावा स्क्रिप्ट है कंपाइल्ड लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो काम करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की, तो हम जान लेते हैं क्योंकि हमने डिस्कस भी किया कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है. तो हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट स्टैटिक क्या होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ताकि वेबसाइट डायनेमिक हो. तो अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट क्या करता है, ये ऐसा वेबसाइट किसी भी यूजर को सेम कंटेंट डिलीवर करता है. यानी डिलीवर सेम कंटेंट टू ऑल यूजर. A static website is a type of website that delivers the same content to all users. The content is stored on the web server and is shown on the user's browser as it is without any change of content. मतलब ये कंटेंट जो है वो वेब सर्वर पे स्टोर होता है और बिना किसी चेंज के यूजर ब्राउजर पे एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है. स्टैटिक वेबसाइट जो है वो सिंपल है क्रिएट और होस्ट करने में, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं वेबसाइट के उसे हमें कहीं से स्टोर नहीं करना होता है, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती है. मतलब इसमें क्या है कि दे डोंट रिक्वायर any server side processing or database interaction, making them fast and easy to
मेंटेन। यानी इसमें किसी भी तरह से सर्वर साइड प्रोसेसिंग और डेटाबेस इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि डेटाबेस में यहाँ हमें किसी भी कंटेंट को रखने की ही नीड नहीं होती है। तो जब कंटेंट रखना ही नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जो डेटा वेब ब्राउजर है वो फास्ट लोड होता है। मतलब वेब ब्राउजर पे जो कंटेंट है वो फास्ट लोड होता है। तो ये था स्टैटिक वेबसाइट के बारे में कि हर एक यूजर को सेम कंटेंट दिखता है। सिंपल, काफी सिंपल होता है इसे क्रिएट करना और होस्ट करना। दूसरा क्या है कि इसमें कोई सर्वर साइड प्रोसेसिंग और डेटाबेस इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चीज स्टोर करने की नीड नहीं होती है। स्टोर करना होता तो डेटाबेस से इंटरेक्शन जरूरी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, तो डायनेमिक वेबसाइट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट दैट जनरेट्स कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शंस ऑन अदर इवेंट्स। मतलब डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि इस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो यूजर के इंटरेक्शन या फिर अदर इवेंट पे बेस्ड होता है। इट जनरेट्स कस्टम कंटेंट्स फॉर ईच यूजर बेस्ड ऑन देयर एक्शंस और प्रेफरेंसेस। मतलब वेबसाइट में कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती है और हर एक यूजर को उस यूजर के हिसाब से दिखता है। जैसा यूजर जैसा एक्शन परफॉर्म करेगा और यूजर की क्या प्रेफरेंसेस होगी, उसके हिसाब से यूजर को कंटेंट दिखता है। डायनेमिक वेबसाइट्स आर टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज PHP, JavaScript और Python, and they interact with a database to retrieve and store data। मतलब डायनेमिक कंटेंट है, यानी बार बार यहाँ कंटेंट यूज हो रहा है, तो जब कंटेंट को हम यूज कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा। तो इसके लिए डायनेमिक वेबसाइट के केस में जो है, यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन जरूरी होता है। एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स इंक्लूड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स साइट एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखते हो, हर यूजर को अपने अपने अकाउंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखती है। ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट जो होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में भी यूजर जिस हिसाब से सिलेक्ट करता है वैसा ही यूजर को कंटेंट दिखता है। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब क्या है? डायनेमिक वेबसाइट के एग्जाम्पल हैं। अब दोनों का हम कंपैरिजन देख लेते हैं टेबल की हेल्प से। अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें, तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या है? कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। यानी रन टाइम पे वेबसाइट का कंटेंट चेंज नहीं होता है। डायनेमिक वेबसाइट के केस में क्या होता है? कंटेंट ऑफ वेब पेजेस कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम। मतलब रन टाइम में, जिस टाइम में वेबसाइट विजिबल होता है उस टाइम में भी कंटेंट चेंज होता है। दूसरा है स्टैटिक वेबसाइट के केस में नो इंटरेक्शन विद द डेटाबेस पॉसिबल। यानी स्टैटिक वेबसाइट के केस में डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। डायनेमिक वेबसाइट के केस में डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है। अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें, तो स्टैटिक वेबसाइट फास्टर होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कंटेंट होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। हमें स्टैटिक कंटेंट दिखता है, डेटाबेस से कोई भी डेटा लोड नहीं होता। अगर हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करें, तो डायनेमिक वेबसाइट जो है वो स्टैटिक वेबसाइट के कंपैरिजन में स्लो होता है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंट टाइप के इमेजेस, ऑडियो, वीडियो ये सब होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिक वेबसाइट की, तो स्टैटिक वेबसाइट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम होता है। इसको डिजाइन करना भी इजी है, मेमोरी भी कम लेता, टाइम भी कम लेता, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन भी नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो स्टैटिक वेबसाइट का डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो कम होता है और डायनेमिक वेबसाइट का डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे एग्जाम्पल है ब्लॉग वेबसाइट्स, न्यूज़लेटर कंटेंट्स, ये सब
इसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही फेसबुक, मेक माई ट्रिप, ये सब डायनेमिक वेबसाइट के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने डिटेल देखा स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में कंपैरिजन के साथ। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, इसीलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर तरीके से यूज किया जा रहा है। पहला है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न क्यों है? जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न एंड द सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इज वेरी सिंपल। क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए जावास्क्रिप्ट लिखना भी आसान है। A programming beginner can choose JavaScript as their first programming language। मतलब ये इतना इजी है कि अगर किसी पर्सन को प्रोग्रामिंग नहीं भी पता तब भी इनिशियल लेवल पे जावास्क्रिप्ट को चूज कर सकता है। दूसरा फीचर है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसमें अपर लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। JavaScript is a highly case-sensitive programming language, which means that the identifiers, keywords, variables and function name must be written correctly। यानी must be written correctly का मतलब है कि हमें लोअर केस और अपर केस लेटर पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है ओएस सपोर्ट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। It is supported by several operating systems including Windows, Macintosh, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब है इट हैज कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, इफ एल्स, if, switch case and loop, which helps user to write complex code using this control statement। कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक दिया गया है सिलेबस में। नेक्स्ट है क्लाइंट एंड सर्वर साइड सपोर्ट। हमने शुरू में भी पढ़ा कि जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों तरीके से हम यूज करते हैं। क्लाइंट साइड और फ्रंट एंड वेब डेवलपर यूज देयर जावा प्रोग्रामिंग टैलेंट टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग वेबसाइट फॉर यूजर। अगर हमें इंटरेक्टिव विजुअली अपीलिंग डायनेमिक वेबसाइट यूजर के लिए क्रिएट करना होता है तो उसके लिए क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के रूप में यूज किया जाता है। दिस मीन्स दे बिल्ड होम पेजेस, शॉपिंग पेजेस एंड स्लाइड शोज। अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड में क्या होता है, जो बैक एंड डेवलपर है यानी क्लाइंट साइड या हम लोग एक्सेस कर पाते हैं तो ये फ्रंट एंड होता है। अगर हम सर्वर साइड की बात करें तो इसमें बैक एंड डेवलपर होते हैं और बैक एंड डेवलपर क्या करते हैं, डिजाइन को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं। यानी सर्वर साइड का जितना भी डेटा एक्सचेंज का प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो सर्वर साइड डेवलपर होता है। You can use JavaScript for both client and server side scripting। This means it's helpful when designing website layouts and managing server side code for data exchange। यानी अगर जैसे जावास्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं कि क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों तरीके से बेनिफिशियल है, तो इसका मतलब क्या है, वेबसाइट का जो लेआउट है और सर्वर साइड का कोड मैनेजमेंट है वो भी इजीली हो पाता है। नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच मींस इट यूजेस ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड कंसेप्ट। रियल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, जो भी एंटिटीज और कंसेप्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है और बिहेवियर होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
ब्राउजर सपोर्ट की। तो ब्राउजर सपोर्ट all popular web browsers support by JavaScript as they provide built-in execution environment. जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, बिल्ट इन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है। हमें अलग से कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए क्या है, ब्राउजर में इनबिल्ट सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है फीचर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। In JavaScript, a function can be assigned to variables just like any other data type. A function can accept another function as a parameter and can also return a function. This provides you the ability to code in functional programming style. फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और एक फंक्शन के इनसाइड हम दूसरे फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट है डायनेमिक, और ये जावास्क्रिप्ट का लास्ट फीचर है। JavaScript is a high-level and dynamic programming language, which means the type of a variable is determined at runtime rather than being specified in the code. Dynamic का मतलब है कि जो भी चीजें होगी स्पेसिफाई की जाएंगी वो सारी रन टाइम पे की जाएगी। तो रन टाइम पे करने से क्या है कि ज्यादा इजी होता है और रन टाइम पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी चेंज होना जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो हमने जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स देखे, बेसिकली यही फीचर्स जो है ना वो एडवांटेज होते हैं। क्योंकि अगर हम फीचर की बात करें तो फीचर क्या होता है जनरली, उसके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्पेशलिटी है वो उसका फीचर होता है और उसी स्पेशलिटी की वजह से हम उसे यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग सेम पॉइंट जो है वो जावा स्क्रिप्ट के एडवांटेजेस में भी है। पहला एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज है इट इज रिलेटिवली इजी टू लर्न एंड यूज, क्योंकि इसमें जो सिंटैक्स होता है वो इजी होता है, इसलिए इजी टू लर्न है और यूज है। दूसरा है इट कैन बी यूज फॉर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तीसरा है इट प्रोवाइड्स डायनेमिज्म एंड इंटरेक्टिविटी ऑन वेबसाइट्स। फोर्थ एडवांटेजेस है it runs on multiple platforms and devices. It is supported by all browser. कहने का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करती, ये किसी भी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है और सभी ब्राउजर पे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एडवांटेज है देयर आर मेनी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क एंड एपीआईज अवेलेबल टू फैसिलिटेट टास्क। मतलब जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे लाइब्रेरीज डिफाइंड है। लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स और डेटा डिफाइन किए जाते हैं। ऐसे ही फ्रेमवर्क जहां पर जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया जाता है, ऐसे ही है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसे हम एपीआई कह रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को काफी इजी और इंटरेक्टिव बना पाते हैं। लास्ट एडवांटेज है it can create visually appealing web project and to create drag and drop components like slider etc to make the website more professional। जैसे अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट से क्या होता है, काफी अच्छे विजुअल दे करके हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट भी जो है वो उसकी हेल्प से वेबसाइट को और प्रोफेशनल बना पाते हैं। Requisites for executing JavaScript program. The biggest advantage of JavaScript is that there is no need to purchase any tool to develop JavaScript application. These tools are freely available and can be easily obtained.
अगर हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से कोई टूल को, कोई सॉफ्टवेयर को परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो फ्रीली अवेलेबल होता है। और जनरली जब हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। जैसे HTML में टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। जैसे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और इसका यूज हम जावास्क्रिप्ट कोड के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही इस टेक्स्ट एडिटर के अलावा हम ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज करते हैं। आप इंटरनेट पे जब ब्राउजर में सर्च करोगे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट एडिटर या ऑनलाइन एडिटर, तो अपने आप आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। आप उसमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा है HTML editor is another tool which can edit the HTML source code and add the JavaScript code in web page। यानी जो HTML एडिटर होता है उसमें भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। An example of HTML editor is Dreamweaver, which has lots of features and drag and drop facilities to make the task easy। जैसे एक सॉफ्टवेयर आता है ड्रीमवीवर, उसमें हम मेनली HTML के लिए यूज किया जाता है और इसका भी यूज जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर एक्सप्रेस। ये क्या है? ये एक एडवांस पेज एडिटर है और इसमें क्या है, इट कैन कलर द इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट कोड एंड वैलिडेट द कोड एंड लोड द पेज इनटू वेब ब्राउजर टू व्यू द चेंजेस और कंटेंट। मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हम नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, HTML एडिटर जो ड्रीमवीवर है उसका भी हम यूज कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर एक्सप्रेस जो कि एक एडवांस एडिटर है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। और जो टूल्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, हमें अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या-क्या चीज की नीड होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग्स। जैसे HTML का टैग होता है कंटेनर टैग, जिसमें हम फर्स्टली टैग को ओपन करते हैं और बीच में कोड होता है और बाद में हम सेम टैग को क्लोज करते हैं। तो ऐसे ही जब हमें HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना होगा तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। द स्क्रिप्ट टैग कंटेनिंग जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विद इन द वेब पेज। और वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली HTML का प्रोग्राम यूज करते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग जो है वो हम कहीं पर भी ऐड कर सकते, लेकिन बॉडी में भी ऐड कर सकते और हेड सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये क्या होता है, इट इज नॉर्मली रिकमेंडेड दैट इट शुड बी केप्ट विद इन द हेड टैग। मतलब रिकमेंड किया जाता है कि जो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग है उसे हमें हेड टैग में एम्बेड करना है। द स्क्रिप्ट टैग alerts the browser program to start interpreting all the text between these tags as script commands। मतलब जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, स्क्रिप्ट टैग के बीच जितना भी कोड लिखा जाता है उसे इंटरप्रेट करता है। The syntax of JavaScript segment in HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज एज फॉलोज। अगर हम
स्क्रिप्ट टैग की बात करें तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर ओपन किया गया है और स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया गया है। अगर हम स्क्रिप्ट के ओपनिंग की बात करें तो जैसे HTML में हम लोग अगर कोई एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट हमें ओपनिंग टैग में यूज करना होता है। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट टैग में हम दो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और दूसरा है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। मतलब इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग को। इसमें दो एट्रीब्यूट होता है, इसको भी हम देखेंगे कि दोनों एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। जैसे अगर हम देखें स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट को हमने ओपन किया, अब जो भी एट्रीब्यूट देना है वो सारा ओपनिंग टैग में होगा। उसके बाद बीच में हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है, और जब सारा जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड सब कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम स्क्रिप्ट टैग को इस तरह से क्लोज कर देते हैं। तो ये है जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग को लिखने का सिंटैक्स। सिंस जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML, वी कैन वर्क विद इन स्क्रिप्ट टैग। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML का डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम HTML में स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्रिप्ट टैग के दोनों एट्रीब्यूट की, लैंग्वेज एट्रीब्यूट और टाइप एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या करता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं वो स्पेसिफाई करता है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट स्पेसिफाई कर दिया, टिपिकली इट्स वैल्यू विल बी जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट का ही प्रोग्राम लिख रहे हैं। द रिसेंट वर्जन ऑफ HTML have phased out the use of this attribute and has becomes optional। अगर हम बात करें HTML के लेटेस्ट वर्जन की जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो दोनों एट्रीब्यूट है वो लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंटैक्स की बात हो तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिंटैक्स क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा अगर हम एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट की बात करें तो टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट्स वैल्यू शुड बी set to text JavaScript। All current browsers are updated and are JavaScript enabled by default। मतलब पहले क्या होता था, जितना भी वेब ब्राउजर था हमें JavaScript ऐड करना होता था। लेकिन क्या है कि आजकल जितना भी हम वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो JavaScript इनेबल्ड होता है, इसलिए ये एट्रीब्यूट जो है ये भी एट्रीब्यूट ऑप्शनल है। कहने का मतलब जो लेटेस्ट इस टाइम में जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसके हिसाब से लैंग्वेज और टाइप एट्रीब्यूट दोनों ही ऑप्शनल है। तो इसलिए हम जहां पर भी लिखेंगे सिंपल हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, हमें लैंग्वेज और टाइप एट्रीब्यूट लिखने की नीड नहीं है। बस नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर आर थ्री डिफरेंट प्लेसेस इन द HTML डॉक्यूमेंट वेयर स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो टोटल 3 प्लेस है जहां हम HTML को स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। पहला है बॉडी ऑफ द पेज। इन दिस केस व्हेन पेज इज लोडेड इन द ब्राउजर देन आउटपुट इज डिस्प्लेड एज अ पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है कि जिस टाइम पे वेब पेज लोड होता है उस टाइम पे ये पर्टिकुलर एरिया जो है मतलब आउटपुट के फॉर्म में HTML डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होता है जब हम बॉडी में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं। दूसरा है हेडर ऑफ द पेज।
अगर हम हेडर में डिफाइन करते हैं तो इस केस में क्या है, इन दिस केस कोड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के फॉर्म में हम कोड को लिखते हैं। कहने का मतलब जो रिकमेंडेड है वो इसी वजह से है, जैसे ग्रुप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स बट ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट एंड रेफर्ड टू इन द अदर स्क्रिप्ट इन द सेम पेज। कहने का मतलब हम स्क्रिप्ट टैग को आइदर हेड में डिफाइन करते हैं या फिर बॉडी में डिफाइन करते हैं, और तीसरा तरीका है एज एक्सटर्नल फाइल, मतलब एक्सटर्नल फाइल के फॉर्म में भी हम जावा स्क्रिप्ट को इम्बेड कर सकते हैं। इन दिस केस जावा स्क्रिप्ट कोड इज रिटन इन अनदर फाइल हैविंग .js एक्सटेंशन, यानी जैसे हमने सीएसएस में पढ़ा था कि सीएसएस की अलग फाइल हम लिखते हैं और उसे एचटीएमएल में इम्बेड कर देते हैं, इसी तरह से हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल सेपरेट लिखेंगे। .js एक्सटेंशन होता है जावा स्क्रिप्ट के फाइल का, और इसे हम HTML में ऐड कर देते हैं। दिस फाइल इज इंक्लूडेड इन स्क्रिप्ट टैग बाय स्पेसिफाइंग द फाइल नेम, मतलब स्क्रिप्ट टैग का यूज करके और फाइल नेम स्पेसिफाई करके हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन तरीका है कि हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके स्क्रिप्ट टैग को कहां-कहां इम्बेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट के फर्स्ट प्रोग्राम की, तो जावा स्क्रिप्ट का जो पहला प्रोग्राम है उसे हम देखते हैं। जैसे प्रोग्राम को हमें क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग में लिखना होता है, और हमने पढ़ा भी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेटेस्ट ब्राउजर के हिसाब से जो स्क्रिप्ट टैग है उसमें हमें एट्रीब्यूट लिखने की नीड नहीं होती है। मतलब हमने स्क्रिप्ट टैग से स्टार्ट किया है और क्लोज भी हमें स्क्रिप्ट टैग से करना है। तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में जितना कोड होगा वो जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा। अब आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट हम आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डबल कोटेशन मार्क में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ हमने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई। HTML में आई का मतलब होता है इटैलिक टैग, मतलब ये जैसे सीधा आई लिखा हुआ है तो ये सीधा नहीं, इस तरीके से इटैलिक होगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पर आउटपुट में आएगा। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम का सिंपल मतलब है कि हमने स्क्रिप्ट टैग में इनक्लोज किया है जावा स्क्रिप्ट के कोड को, और एक आउटपुट स्टेटमेंट हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और प्रिंट क्या कराया, तो हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड जो हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, ये क्या है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, और डबल स्लैश में हम कमेंट को लिखते हैं। हमने कमेंट के बारे में ऑलरेडी HTML और CSS में पढ़ा है। कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमें आउटपुट में नहीं दिखता, सिर्फ यूजर को हिंट देता है और हेल्प करता है। तो ये हमने कमेंट लिख दिया है। अब ये फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जिसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड, और ये इटैलिक में होगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस कोड को लिखने के लिए हमें क्या करना है, ओपन एनी एडिटर सच एज नोटपैड एंड राइट द अबव प्रोग्राम, मतलब हमें नोटपैड को ओपन करना है और इस प्रोग्राम को लिख देना है। प्रोग्राम लिखने के बाद हमें इसे सेव करना है, किससे, तो डॉट HTML एक्सटेंशन से, क्योंकि वास्तव में ये प्रोग्राम जो है वो HTML का है और हमने HTML में जावा स्क्रिप्ट को इम्बेड किया है स्क्रिप्ट टैग से, यानी ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। इस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, HTML एक्सटेंशन का यूज करके प्रोग्राम को सेव कर देते हैं किसी स्पेसिफाइड फोल्डर में जहां हमें सेव करना है।
उसके बाद क्या करना है, ओपन द वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम। नेक्स्ट स्टेप है डबल क्लिक द फाइल यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन स्टेप 2। यानी गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को हमने ओपन कर लिया है, हम चाहें तो डायरेक्ट डिफॉल्ट सेट करके जब हम फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो उस केस में भी जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वहां पे हमें आउटपुट दिखेगा। तो ये थर्ड स्टेप हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में क्या है, डबल क्लिक द फाइल यू हैव क्रिएटेड एंड सेव्ड इन स्टेप 2। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आउटपुट के लिए डिफॉल्ट ब्राउजर जो होगा, डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा। तो इस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स एंड रूल्स। अगर हम जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सब में जो सिंटैक्स होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है और सेट ऑफ रूल्स का यूज करके हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन अ स्ट्रक्चर्ड जावा स्क्रिप्ट। Here are some tips to remember when writing your first JavaScript program। मतलब जो हमने फीचर्स पढ़ा है ज्यादातर वही सारा हमें ध्यान में रखना है। अगर हम कुछ पर्टिकुलर टिप्स की बात करें तो हमें ध्यान में रखना है, पहला टिप्स क्या है, केस सेंसिटिविटी। यानी हमने पढ़ा भी है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट होता है। For example, the word alert has a lowercase a. So, if we type the word with an uppercase a, then the alert box will not display and JavaScript code will not get executed। मतलब इसमें क्या है, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर का फर्क है, इसीलिए हमें ध्यान से लिखना है। अगर कुछ भी फर्क होगा तो हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट है व्हाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक। प्रोग्राम में जो है हम लोग यूजर जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पेस, टैब्स और न्यू लाइन जो है वो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में यूज करते हैं। यू कैन यूज स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइंस एनीवेयर इन द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। द जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर इग्नोर्स देम। मतलब इसमें हम अगर एक्स्ट्रा कोई भी लाइन दे दें, व्हाइट स्पेस दे दें, टैब दे दें, तो इससे क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जो है वो इसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज टैब्स एंड स्पेसेस टू नीटली फॉर्मेट और इंडेंट योर कोड। मतलब प्रोग्राम जो है वो देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग करते हैं और दिखने के साथ साथ और क्या करता है, तो इट मेक्स द कोड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब हम व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक का जो यूज करते हैं वो मेनली प्रोग्राम की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, तो उसके लिए हम व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है कमेंट। द जावा स्क्रिप्ट अलाउस टू ऐड सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में भी क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। मतलब हम दो तरीके का कमेंट यूज करते हैं। अगर हम सिंगल लाइन की कमेंट की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं, जैसे डबल स्लैश, और इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट्स एनी टेक्स्ट बिटवीन अ double slash and the end of a line is treated as a comment। मतलब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में इस तरह से डबल स्लैश लिखना है
और उसके बाद स्टेटमेंट लिख देनी है। हमें स्टेटमेंट लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, तो ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिख दिया कमेंट। अब ये लाइन है, लेकिन क्या है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डबल स्लैश और उसके आगे लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम शोस सिंगल लाइन कमेंट। मतलब हम सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल स्लैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट की, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या होता है, हमें स्लैश यूज करना होता है और स्टार यूज करना होता है। स्लैश स्टार यूज करने के बाद हम लोग मल्टीपल लाइन में कंटेंट को लिखते हैं और लास्ट में फिर क्या करते हैं, पहले स्टार और उसके बाद स्लैश। इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखा हुआ है स्लैश स्टार, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। और मल्टी लाइन कमेंट, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टार और स्लैश, यानी सेम फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया। सिंगल लाइन के लिए हम डबल स्लैश लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार, बीच में मल्टीपल लाइन में कंटेंट होता है और लास्ट वाली लाइन में फिर से वो स्टार और स्लैश के साथ क्लोज हो जाता है। तो ये तरीका था जावा स्क्रिप्ट के कमेंट को लिखने का। अब नेक्स्ट जो आज का लास्ट सब टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स। जैसे अगर हम कॉमन एरर की बात करें, तो कॉमन एरर क्या क्या हो सकता है उसका हमें ध्यान में रखना है। सिंस जावा स्क्रिप्ट is an interpreted language, there are some common mistakes that will not display the code correctly on your browser. अब हम जानते हैं कि कोई भी तरह का अगर मिस्टेक होता है तो उस केस में जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है प्रॉपरली। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है ताकि किसी भी तरह का एरर जनरेट ना हो। जैसे पहला यहाँ पर है मिसिंग कोटेशन मार्क, ये एरर हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद ब्रैकेट में हमें एज इट इज किसी चीज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क यूज करते हैं। अब डबल कोटेशन मार्क स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है, लेकिन एंडिंग में डबल कोटेशन मार्क हमने क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, मिसिंग कोटेशन मार्क। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। केस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट में क्या है, जैसे अगर हम देखें, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर डिफरेंट होता है। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है स्मॉल में डॉक्यूमेंट, तो हम इस डॉक्यूमेंट को कैपिटल डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर का। नेक्स्ट है मिसिंग पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। अगर हम पैरेंथेसिस की बात करें या ब्रैकेट की बात करें तो वो भी मिसिंग हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस स्टार्ट है लेकिन क्लोज नहीं है। सही लिखने के लिए हमें पैरेंथेसिस क्लोज करना होगा, तो ये भी एरर होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, और क्या कॉमन एरर हो सकते हैं, तो मिसिंग स्क्रिप्ट टैग इन द प्रोग्राम आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब स्क्रिप्ट टैग जो है वो मिसिंग हो सकती है आइदर ओपनिंग में या फिर क्लोजिंग में, तो ये भी कॉमन एरर है। और फिफ्थ एरर क्या है, वेरिएबल नेम मिसस्पेल्ड। जैसे कई बार हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, डिफाइन कुछ और करते हैं और यूज कुछ और करने लगते हैं, तो उस केस में क्या है, गलत स्पेलिंग की वजह से एरर जनरेट होता है। तो ये कुछ टिप्स था जो कि हमें ध्यान में रखना है, और क्योंकि इसी की वजह से एरर जनरेट होगा और हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। अब एक सब टॉपिक है और
इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करें तो पहला है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन बी एडेड डायरेक्टली टू द एचटीएमएल फाइल बाय राइटिंग द कोड इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। मतलब इंटरनल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर HTML की फाइल में ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें कोड लिखना होता है। वी कैन प्लेस द स्क्रिप्ट टैग आइदर इनसाइड हेड और द बॉडी टैग अकॉर्डिंग टू द नीड। हम स्क्रिप्ट टैग को हेड और बॉडी में दोनों में रख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में HTML का प्रोग्राम है, क्योंकि हमने HTML से स्टार्ट किया है और HTML से ही क्लोज किया है। अब HTML प्रोग्राम में हमने दो चीजें पढ़ी है, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन में हमने डिफाइन कर दिया टाइटल, और बॉडी सेक्शन अलग से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन कंटेंट तो बॉडी का ही है। तो यहाँ पर हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किए। स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग है और स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग है। यहाँ पर एक कमेंट लिखा गया है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, चूंकि आइदर या तो हमें लिख देना था सिंगल लाइन कमेंट में या फिर मल्टी लाइन कमेंट में, इंटरनल और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लाइन में होता। अब हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट मेन स्टेटमेंट की बात करें जिससे आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। मतलब क्या है कि ये एक HTML के प्रोग्राम में हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड लिखे हैं, और इससे आउटपुट जनरेट क्या हो रहा है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। क्योंकि इसके अलावा और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिससे आउटपुट जनरेट होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो जावास्क्रिप्ट का जो ये स्टेटमेंट है, इसको हमने सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया है। सेमी कॉलन स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा गया है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोग्राम हो तो उसके लिए हम सेमी कॉलन को लास्ट में लिखते हैं। ये कंसेप्ट था इंटरनल जावास्क्रिप्ट का। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वो सेपरेट फाइल में होता है, और HTML का जो प्रोग्राम है वो सेपरेट फाइल में होता है। और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बी रिटन इन अ फाइल एंड सेव्ड इट विथ JS एक्सटेंशन। यानी हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है जावास्क्रिप्ट की। दिस फाइल कैन बी लिंक्ड inside the head tags of HTML document in which we want to add this code। मतलब इस जावास्क्रिप्ट को हम हेड टैग में लिंक कर सकते हैं जहां पर भी हमें इसे ऐड करना हो। द SRC attribute of the script tag allows to give the path of JavaScript file। जैसे हम इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसी तरह से स्क्रिप्ट टैग में भी SRC एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है, ये सोर्स फाइल को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया है, ओपन द टेक्स्ट एडिटर एंड टाइप द फॉलोइंग। यानी जावास्क्रिप्ट के फाइल में हमने सिर्फ लिखा है जावास्क्रिप्ट का एक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है और इसको हमने सेव कर दिया है ट्राई एक्सटर्नल डॉट जेएस। मतलब जावास्क्रिप्ट के फाइल को हमने डॉट जेएस से सेव कर दिया है। अब इसको हमें लिंक करना होगा HTML एडिटर में, HTML प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, HTML का हमने प्रोग्राम लिखा, और HTML का प्रोग्राम लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, HTML के अंदर हेड सेक्शन है
और हेड सेक्शन के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज किया है। तो स्क्रिप्ट टैग को कैसे यूज किया गया है, तो जो ओपनिंग टैग है उसमें हमने एसआरसी एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया। अब एसआरसी एट्रीब्यूट ऐड करने से क्या होगा, जो हमने एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है उसकी हमें पाथ लिखनी होगी। इसका मतलब इस एचटीएमएल प्रोग्राम में हमने जो एक्सटर्नल फाइल बनाई थी जावा स्क्रिप्ट की वो ऐड हो गई। अब इसको अगर हम डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं तो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मतलब जो हमने जावा स्क्रिप्ट की फाइल में लिखी थी वो आउटपुट हमें लिंक करने के बाद मिल रहा है। इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, इस टॉपिक के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बार बार हम लोग आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज कर रहे थे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। JavaScript has access to the document property of the window object। अगर हम JavaScript की बात करें तो JavaScript में क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की एक्सेस होती है। The document property returns the document object of the window which is being used. When an HTML element is loaded onto the web browser, then it becomes a part of document object। जब HTML ब्राउजर पे HTML एलिमेंट लोड होता है तो उस टाइम में क्या है, जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट बन जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज रूट नोड ऑफ द HTML पेज। One can access the document object by either using window.document or just document। मतलब जो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे उसकी जगह आइदर हम विंडोज डॉट डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट अपने आप में ही ब्रॉड टर्म है और इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है। तो जब भी HTML एलिमेंट वेब ब्राउजर पे लोड होंगे तो उस टाइम में क्या है, विंडोज का ऑब्जेक्ट बन जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये HTML पेज का एक रूट नोड है। जब भी हम लोग HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो उस केस में हमें कभी भी आउटपुट लिखना होता है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। आइदर हम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट यूज करेंगे या फिर बाय डिफॉल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट विंडोज ऑब्जेक्ट में ही डिफाइन किया गया है तो इसलिए हम सिंपल डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडो डॉट डॉक्यूमेंट क्लोज और डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, जैसे हम लोग राइट यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हम क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हैं या सिंपल जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, दोनों वैलिड है। इसी तरह से अगर हम क्लोज फंक्शन यूज करें तो उस केस में आइदर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज लिखें या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज लिखें, दोनों एक ही चीज होती है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हैज अ लार्ज रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स which a developer can make use of। मतलब ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट में लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन किए गए हैं और इसका डेवलपर एज इट इज यूज कर सकता है। जो जावा स्क्रिप्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
तो इस केस में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम यूज कर रहे हैं, जब भी हमें आउटपुट लिखना होता है तो आउटपुट के केस में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। इन जावास्क्रिप्ट, द डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन जावास्क्रिप्ट helps to write a JavaScript program or HTML expression into a document। मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो जावास्क्रिप्ट में आउटपुट स्टेटमेंट लिखने के लिए काफी हेल्प करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल यहाँ है एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखने का। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें हमने HTML प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट किया है। तो HTML प्रोग्राम है, इसका मतलब HTML से स्टार्ट होगा और HTML टैग से क्लोज होगा। हम जनरली ये जानते हैं कि हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन करते हैं, हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम बॉडी में भी स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करते हैं, हेड में भी डिफाइन करते हैं, इवन एक्सटर्नल फाइल की तरह भी डिफाइन करते हैं। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया गया है। अब हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, हेड टैग क्लोज हो रहा है। स्क्रिप्ट टैग हमने जो डिफाइन किया है, तो स्क्रिप्ट के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बीवेयर ऑफ साइबर क्राइम, साइबर स्कैम्स। इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पर एज इट इज जो लिखे हुए हैं ये एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पर सेमी कॉलन होना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है और डबल कोटेशन मार्क में जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को वेब पेज में राइट कर सकते हैं। और इसके लिए भी हमने देखा जो हम यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दूसरा क्या है, वी कैन ऑल्सो राइट HTML कंटेंट एंड डिस्प्ले देम ऑन अ वेब पेज। यानी वेब पेज में हम HTML कंटेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट लिख दिया। दूसरे केस में क्या किया गया है, जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट तो लिखा गया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिसको हमने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है उसके पहले बोल्ड यूज किया गया है बी। यहाँ पर ये जो बोल्ड है बी, ये क्लोज भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद बी बी अवेयर ऑफ साइबर स्कैम्स। तो इस केस में क्या होगा, बोल्ड टैग चूंकि बी से बोल्ड होता है तो जिससे हम ओपन करते हैं उसी टैग से क्लोज करने में लास्ट में हमें स्लैश भी लिखना होता है, तो यहाँ पर ये स्लैश होगा। अब सेम तरीके से हमने लिखा है, मतलब ये क्या है, HTML कंटेंट हमने इसमें ऐड कर दिया। अब अगर हम आउटपुट देखें तो सेम आउटपुट आएगा, सिर्फ जो कंटेंट है वो बोल्ड में आएगा। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखा। एक एग्जाम्पल जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड ही यूज किया है, एक एग्जाम्पल देखा कि हम एज इट इज जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि जावा स्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट है उसके साथ हमने HTML के कंटेंट को भी एम्बेड कर दिया है। तो इस तरीके से भी हम HTML कंटेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का। नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर जो है कंटेंट वो वेब पेज में डिस्प्ले होना। अब पर्टिकुलर कंटेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर अलर्ट बॉक्स हो या फिर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स हो या फिर कंफर्म डायलॉग बॉक्स हो। इसको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। पहला है अलर्ट डायलॉग बॉक्स। एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स
displays a short message or notification to the user. कोई भी डायलॉग बॉक्स है यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करता है वेब पेज पे। अगर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स की बात करें तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या करता है, यूजर को एक शॉर्ट मैसेज या नोटिफिकेशन जो है वो डिस्प्ले करता। और अलर्ट बॉक्स में सिर्फ एक ऑप्शन होता है, एक ओनली बटन होता है ओके का। मतलब अब इसमें हम क्या करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड कर जाते हैं। यानी यहाँ से क्या है, अलर्ट आते ही फिर हमें अपने काम को कंटिन्यू करना है। इट जस्ट गिव सम इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू द यूजर एंड इट कैन बी इन्वोक्ड एट वेरियस इवेंट्स पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसे एक सिचुएशन हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जब फॉर्म सबमिट करने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें एक अलर्ट देता है कि हम फॉर्म सबमिट के बाद कोई भी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अलर्ट दे दिया, फिर हम क्या करते हैं, उस अलर्ट पे ओके पे क्लिक कर देते हैं और दोबारा से जो ऑप्शन हमें यूज करना होता है वो सभी ऑप्शन हमें दिख जाता है। जैसे कि हमने ओके कर दिया और फिर हम सबमिट कर देते हैं तो डेटा सबमिट हो जाता है। तो ये मेनली है अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें यूजर को एक सिंपल शॉर्ट मैसेज या नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे ही हम अलर्ट ओके पे क्लिक करते हैं, फर्दर जो काम हम कर रहे होते हैं उस काम की ओर प्रोसीड कर जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक HTML का प्रोग्राम है और HTML के प्रोग्राम में यहाँ पर हेड सेक्शन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ एक टाइटल डिफाइन किया है और बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग है। अब इस स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी डायलॉग बॉक्स हैं उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड यूज नहीं करते, उसके लिए अलग से मेथड बनाया गया है। जैसे अलर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए अलर्ट मेथड है, अलर्ट मेथड हमें एज इट इज यूज करना है, इसके लिए हम ए कैपिटल नहीं लिख सकते। तो अलर्ट मैसेज और अलर्ट में हमने क्या किया, एक मैसेज लिख दिया, यू हैव चूजन एन अलर्ट बॉक्स। सारा प्रोग्राम HTML का है, आप इजीली समझ सकते हो। सिर्फ इसमें क्या किया है, हमने बॉडी पार्ट में स्क्रिप्ट टैग को एम्बेड किया और उसमें एक स्टेटमेंट लिख दी, अलर्ट यू हैव चूजन एन अलर्ट बॉक्स। तो जब यूजर को आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा दिख रहा है सेम जैसे हमने डिफाइन किया है, यू हैव चूजन एन अलर्ट बॉक्स। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। तो ये था अलर्ट डायलॉग बॉक्स का कंसेप्ट। यानी जब हमें यूजर को कोई शॉर्ट मैसेज देना है तो उस केस में हम अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं। दूसरा है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इसमें दो बटन होते हैं, एक बटन होता है ओके और दूसरा बटन होता है कैंसिल का। द प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू गेट सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब अलर्ट में क्या है कि मैसेज जो जा रहा है वो सिर्फ यूजर को जा रहा है और प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, यूजर कुछ इनपुट दे सकता है और यूजर जैसे ही इनपुट देगा बाद में हमें वही चीज डिस्प्ले होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स की, तो इसमें यूजर इनपुट देता है, दो बटन होता है, आइदर ओके ओके का और कैंसिल का। यूजर आइदर ओके पे क्लिक करेगा या फिर कैंसिल पे क्लिक करेगा। दिस मेथड रिटर्न्स द टेक्स्ट एंटर्ड इन द इनपुट फील्ड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन ओके बटन। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेस दिया जा रहा है यूजर से इनपुट लेने का, उसमें हम जो टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें वो मैसेज दिखेगा, वो टेक्स्ट दिखेगा जो हमने टाइप किया है। अगर हम टाइप नहीं करते हैं, मतलब टाइप करके और उसके बाद हम उसकी जगह कैंसिल बटन पे क्लिक कर दें, तो कैंसिल बटन के केस में क्या है कि कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, नल रिटर्न होगा।
If the user clicks the OK button without entering any text, an empty string is returned. For this reason, its result is usually assigned to a variable when it is used. कहने का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें यूजर कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकता है। अगर यूजर इंफॉर्मेशन ऐड करके ओके क्लिक करता है तो यही सेम टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाता है। अगर यूजर ऐड करके कैंसिल क्लिक कर देता है तो उस केस में नल रिटर्न होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। और अगर यूजर ने कुछ रिटर्न ही लिखा ही नहीं, बिना एंट्री किए हुए, बिना टेक्स्ट या कोई वैल्यू ऐड किए हुए ओके पर क्लिक कर देगा तो उस केस में क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। फॉर दिस रीजन इट्स रिजल्ट इज यूजुअली असाइंड टू अ वेरिएबल व्हेन इट इज यूज्ड। मतलब जब भी इस तरह से कोई भी हम वैल्यू यूज करते हैं तो वो वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। इफ यू एंटर अ नंबर इन द प्रॉम्प्ट बॉक्स इट विल बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग एज इट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। अगर हम प्रॉम्प्ट बॉक्स की बात करें, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में, तो हमेशा प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, अगर हम नंबर भी एंटर करते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है और आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का मिलेगा। चाहे वो दिखने में भले ही नंबर हो लेकिन एक्चुअल में उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तो ये प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का कंसेप्ट था। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सेम प्रोग्राम है, HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML से क्लोज हो रहा है और इस केस में हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग डिफाइन किया गया है। स्क्रिप्ट टैग में टोटल 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है वेर योर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट है और एंटर योर नेम। जनरली जावा स्क्रिप्ट जो होता है, जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वेर स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। मतलब योर नेम नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर वेर कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आता है एंटर योर नेम, दूसरा प्रॉम्प्ट आ रहा है वेर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और एंटर योर एज। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिया है नेम के लिए, दूसरा प्रॉम्प्ट लिया है एज के लिए। अब प्रॉम्प्ट से क्या होगा, यूजर यहाँ पर क्या करता है, वैल्यू को एंटर करता है और जो वैल्यू एंटर करेगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट लिखना होता है। यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोटेशन मार्क में है योर नेम इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। और प्लस साइन यहाँ पर हमने इसलिए यूज किया ताकि ये पार्ट जो है आउटपुट का वो अगली वाली पार्ट में हमेशा ऐड हो जाए। मतलब प्लस साइन जो है वो कंकैटिनेशन के लिए है। योर नेम इज डबल कोटेशन मार्क से एज इट इज मिलता है। उसके बाद हमने क्या किया, योर नेम नाम के वेरिएबल में नेम स्टोर कराया था तो यहाँ पर प्लस दे करके योर नेम। अब यहाँ पर योर नेम की जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो नेम यहाँ पर एंटर हो जाएगा, प्रिंट होगा। अब यहाँ पर है बीआर, बीआर टैग हमने HTML में पढ़ा है। बीआर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक करना। तो इस केस में जब हम लाइन ब्रेक की अगर हम बात करें तो हमेशा जो आउटपुट है वो नई लाइन में प्रिंट होगी। दूसरी लाइन हमने यहाँ डिफाइन कर दी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर एज इज, मतलब योर एज इज एज इट इज प्रिंट होगा और एज की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी स्क्रिप्ट टैग में हमने 4 स्टेटमेंट लिखे। अब अगर हम स्क्रीनशॉट की बात करें तो ये दिस पेज तो आता ही है, एंटर योर नेम। हम यहाँ पर एंटर जैसे ही करेंगे किसी नेम को, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा योर नेम इज, और जो भी नेम एंटर करेंगे जैसे यहाँ पर कृष्णा लिखा हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा, योर नेम इज कृष्णा।
ऐसे ही इस पेज में हमने दूसरा जो प्रॉम्प्ट है, इसमें एक यूजर जो है वो 15 एंटर कर रहा है। जैसे ही 15 एंटर करके हम ओके पे प्रेस करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा? योर एज इज 15, क्योंकि ये 15 एंटर कर रहा है, लेकिन ये 15 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर किया जा रहा है। तो ये कंसेप्ट था प्रॉम्प्ट का। नेक्स्ट है कंफर्म डायलॉग बॉक्स। जैसे पहले हमने देखा अलर्ट बॉक्स, जो कि यूजर को सिर्फ एक अलर्ट मैसेज देता है। दूसरा हमने देखा प्रॉम्प्ट बॉक्स, जिसमें यूजर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंटर करता है और जो भी वैल्यू एंटर करता है वही हमें रिजल्ट में भी मिलता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कंफर्म डायलॉग बॉक्स की, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई कंफर्मेशन मैसेज होगा। A confirmation dialog box is mostly used to take the user's confirmation on any option. It displays a dialog box with two buttons. मतलब इस केस में क्या है, जो भी डायलॉग बॉक्स होता है, जो मैसेज होगा उसमें दो बटन होंगे, एक ओके का और एक कैंसिल का। If the user clicks on OK button, it will return true. If the user clicks on cancel button, it returns false. It returns a boolean value depending on user click, यानी अगर ओके पे क्लिक करेगा तो ट्रू, कैंसिल पे क्लिक करेगा तो फॉल्स। तो इस तरह से कंफर्म डायलॉग बॉक्स क्रिएट होता है। अब अगर हम बात करें कंफर्म डायलॉग बॉक्स के एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है HTML प्रोग्राम है। HTML प्रोग्राम में हेड के अंदर दिया गया है टाइटल और बॉडी में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया गया है। अब स्क्रिप्ट टैग में दो चीजें हैं। अगर स्क्रिप्ट टैग की बात करें तो इसमें क्या किया गया है, एक वेरिएबल लिखा गया है रिजल्ट, और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम वेर वर्ड का यूज करते हैं, वेर कीवर्ड का। इक्वल टू कंफर्म, जैसे अलर्ट बॉक्स के लिए अलर्ट मेथड होता है, प्रॉम्प्ट के लिए प्रॉम्प्ट मेथड होता है, उसी तरह से कंफर्म डायलॉग बॉक्स के लिए कंफर्म मेथड होता है। और ये सारे जो मेथड हैं ये जावा स्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है। और कंफर्म और उसके ब्रैकेट में हमने मैसेज लिख दिया, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द ऑर्डर। हमने डबल कोटेशन मार्क में एज इट इज लिखा है, जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और क्लोज करने के बाद सेमीकोलन। अब यूजर के क्लिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे इफ एल्स का। यहाँ पर चूंकि सबके बारे में जस्ट एक डेमो है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है इफ एल्स वगैरह का कंसेप्ट, तो आपको क्या करना है, बस जो डायलॉग और ये सब का कंसेप्ट है डायलॉग बॉक्स का, उसे समझना है, उसे ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो हम इफ का कंसेप्ट है, जो भी लॉजिक बेस्ड कंसेप्ट है, उसको हम डिटेल में ऑलरेडी आगे के टॉपिक में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली लॉजिक हमें क्या ध्यान में रखना है, इफ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, और कंडीशन का पता है, कंडीशन दो ही हो सकता है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस केस में क्या होता है, जो एल्स ब्लॉक में मैसेज है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हमने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ऑर्डर इज कैंसिल्ड। अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑर्डर नॉट कैंसिल्ड। तो हमने ये डिफाइन किया है यहाँ पर स्टेटमेंट। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, कंफर्म डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आता है, दो मैसेज है, आइदर ओके या फिर कैंसिल, दो बटन है, मैसेज दिया गया है आर यू श्योर
you want to cancel the order. अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर इज कैंसिल्ड, अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर नॉट कैंसिल्ड। तो इस तरीके से आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होता है। तो टॉपिक में हमने जो इनपुट आउटपुट का टॉपिक पढ़ा है, इसमें एक पढ़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, दूसरा हमने डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ा, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म डायलॉग बॉक्स। अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, इंटरेक्टिंग विथ HTML। हम जानते हैं कि जितना भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, प्रोग्राम हम HTML के साथ इंटीग्रेट करके लिखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग विथ HTML का जो कंसेप्ट है उसके बारे में एक बार डिटेल में जानेंगे। द HTML DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड a way to interact with and manipulate the element of an HTML document using JavaScript। मतलब HTML DOM जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके और HTML डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू एक्सेस, मॉडिफाई एंड ऐड एलिमेंट्स डायनेमिकली, change styles and classes, handle event and perform other operations on document। मतलब इसकी हेल्प से हम एलिमेंट को एक्सेस, मॉडिफाई और ऐड कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्लास चेंज कर सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं और अदर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं HTML DOM की वजह से। वन ऑफ द कॉमन DOM फंक्शन you will use in document get element by id function। मतलब एक DOM ऑब्जेक्ट है HTML DOM ऑब्जेक्ट get element by id फंक्शन, जिसको हम डिफाइन करते हैं document dot get element by id फंक्शन, which returns the element with id you pass in a parameter। अगर जैसे इसमें हम कोई एलिमेंट पैरामीटर में कोई एलिमेंट अगर हम देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें आईडी रिटर्न किया जाता है। इसका प्रोग्राम में आगे यूज होगा। अभी के लिए हमें इतना ध्यान में रखना है, जो HTML डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इसी की वजह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली कुछ भी चेंज कर पाते हैं। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हम डिफरेंट प्रोग्राम में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। आउटपुट अ वैल्यू फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इनटू HTML डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ पैराग्राफ। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एग्जांपल है ये HTML का प्रोग्राम है, HTML से स्टार्ट है, HTML से क्लोज है। बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया है, HTML का प्रोग्राम लिखा और बॉडी टैग में ही हमने स्क्रिप्ट टैग को भी डिफाइन किया है। अब अगर हम बात करें HTML का, तो HTML में पैराग्राफ टैग यूज करके एक स्टेटमेंट लिखा गया है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके लिख रहे हैं। जैसे p टैग है यहाँ पर और id इक्वल टू डेमो, मतलब पैराग्राफ टैग में जो हमें आईडी मिल रहा है उसका जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, तो HTML DOM ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट मॉडल, उसकी हेल्प से हम आईडी, हमें क्या होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक आईडी रिटर्न होती है और आईडी रिटर्न होने के बाद यहाँ पर हमें वही चीज आउटपुट में दिखेगा। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यानी जो डेमो हमने यहाँ लिखा है वही सेम डेमो यहाँ भी लिखा हुआ है, आईडी इक्वल टू डेमो डॉट इनर HTML।
यानी ये HTML में ही डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमने पढ़ा HTML डॉम, तो यहाँ HTML के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन की गई है, इसलिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज कर रहे हैं और आईडी जो रिटर्न हो रही है वो वैल्यू हम असाइन कर दे रहे हैं, मतलब आईडी इक्वल टू क्या है, डेमो। अब इस केस में जो ये पूरा फंक्शन है इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी डेस्टिनेशन इंडिया। अब ये क्या कर रहा है, जो डेमो की वैल्यू है मतलब आईडी के फॉर्म में ये जो डेस्टिनेशन इंडिया है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आउटपुट के फॉर्म में क्या है कि फर्स्ट लाइन जो है वो पैराग्राफ है और दूसरी जो लाइन है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की वजह से जो आईडी के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो एज इट इज एचटीएमएल अपने स्टेटमेंट में प्रिंट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है। अगर आप आउटपुट स्क्रीन को देखो तो आउटपुट स्क्रीन को देखने के बाद ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में भी जो कंटेंट है वो एज इट इज लिखे गए हैं और सेकेंड पैराग्राफ में जो हमने पर्टिकुलर कंटेंट दिया है वो कंटेंट आईडी के फॉर्म में रिटर्न हुआ और आईडी के फॉर्म में रिटर्न होने के बाद हमें एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है। मेनली गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो क्या करता है, एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करता है विथ स्पेसिफाइड आईडी। अब एचटीएमएल एलिमेंट जब ये रिटर्न करेगा तो एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न होने के बाद ये जाएगा कहाँ, तो आईडी एट्रीब्यूट को जाएगा। आईडी एट्रीब्यूट में जो हमने यहाँ पर वैल्यू दिया है वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस केस में फर्दर लिखा गया है एक फंक्शन के फॉर्म में और सेम प्रोग्राम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया है, स्क्रिप्ट टैग हेड में डिफाइन किया गया है और बॉडी में बटन यहाँ डिफाइन किया गया है। जो HTML के सारे एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर डिफाइन किए जाएंगे सब बॉडी ऑफ द HTML पेज, और स्क्रिप्ट टैग को हम कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में क्या है, हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन और ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा, HTML एलिमेंट रिटर्न किया जाएगा जैसे हमने यूज किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने वैल्यू दे दी है डॉट इनर ईमेल HTML लिख करके और हेलो वर्ल्ड। तो अब इस केस में क्या है, जो डॉक्यूमेंट है HTML एलिमेंट को ये आईडी के फॉर्म में स्पेसिफाइड आईडी का यूज करके HTML को रिटर्न हो जाएगी। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में नल रिटर्न होगा। अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट डेमो से यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं और ये एलिमेंट दिया गया है आईडी, तो चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर हम डेमो डिफाइन नहीं किए होते तो इस केस में क्या है, नल रिटर्न होता। अगर हम इसके लॉजिक को देखें तो लॉजिक क्या है, फंक्शन माय फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये आईडी के फॉर्म में किसे रिटर्न हो रहा है, तो जो स्टेटमेंट हमने यहाँ डिफाइन किया है इस स्टेटमेंट पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है आईडी के फॉर्म में विथ स्पेसिफाइड आईडी। अगर हम HTML के कंटेंट को देखें
तो यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ टैग यूज करके लिखा गया है क्लिक द बटन। उसके बाद हमने यूज किया है यहाँ पर बटन ऑन क्लिक, यानी बटन जो एलिमेंट है उसमें हमने ऑन क्लिक फंक्शन यूज किया है, और ऑन क्लिक से क्या होगा, माई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। माई फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही और बटन में जो टेक्स्ट है वो है क्लिक में, यानी बटन पे हमने टेक्स्ट लिख दिया और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, माई फंक्शन जो वैल्यू फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है, अब फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो इस केस में क्या है, HTML एलिमेंट जो है वो स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न हो जाएगी। और जब स्पेसिफाइड आईडी के साथ HTML एलिमेंट रिटर्न होगी तो इस केस में HTML एलिमेंट क्या रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड से जो ये पर्टिकुलर डेमो है ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी स्पेसिफाइड आईडी यहाँ पर रिटर्न हो रही है। अगर हम तीसरे लाइन से आउटपुट देखें तो बटन क्लिक होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो इससे रिलेटेड एलिमेंट है पी आई डी इक्वल टू डेमो, जो कि क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स HTML एलिमेंट विथ स्पेसिफाइड आईडी, यानी स्पेसिफाइड आईडी से ये HTML एलिमेंट रिटर्न किया है। तो आईडी यहाँ पर दिया गया है, आईडी की वैल्यू क्या है, डेमो, यानी जो भी वैल्यू असाइन की गई है फंक्शन का हेल्प से, फंक्शन के हेल्प से जो वैल्यू असाइन की गई वो एज इट इज पैराग्राफ टैग को यहाँ पर दे दी जाएगी। और पैराग्राफ टैग जो है इस केस में जब HTML एलिमेंट है चूंकि, तो ये जब प्रिंट करेगा वेब पेज पे जो डिस्प्ले होगा, जो हमने वैल्यू दिया है और आईडी के फॉर्म में रिटर्न हुआ है, यही सेम वैल्यू एज इट इज वेब पेज में आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आउटपुट ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम एन HTML फॉर्म इन दिस केस इन अ टेक्स्ट बॉक्स इनटू एन अलर्ट बॉक्स। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक सिंपल HTML फॉर्म क्रिएट किया गया है और HTML फॉर्म क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर जैसे कोई यूजर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम एंटर करेगा और एंटर हेयर पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो सेव हो जाएगा। फर्दर सेव होने के बाद ये वर्क कैसे करेगा, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि HTML एलिमेंट स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, मतलब पहले दो केस में क्या था कि हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया था डायरेक्टली, अब इस केस में हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे, यूजर से एंटर करवा रहे। यूजर जैसे ही वैल्यू एंटर करेगा ये वैल्यू HTML को रिटर्न चली जाएगी और यूजर ने जो वैल्यू एंटर किया है वही वैल्यू प्रिंट होगी। द वैल्यू एंटर्ड in this text box will be stored in a variable in JavaScript using document dot get element by id my text dot value। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल को डिटेल में देखें तो एग्जाम्पल है डॉक टाइप HTML, जैसे हमने पढ़ा भी है डॉक टाइप HTML, जब HTML5 में हम काम करते हैं तो ये लाइन हम लिखते हैं जनरली, बट ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HTML के प्रोग्राम की, तो इसमें हमने क्या किया है, HTML को डिफाइन कर दिया और HTML की बॉडी में ही सब कुछ लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है नेम, इनपुट टाइप, टेक्स्ट आईडी, यानी इनपुट टाइप नेम हमने लेबल डिफाइन कर दिया। इनपुट टाइप यहाँ क्या है, इनपुट टाइप एक जावास्क्रिप्ट एलिमेंट है और हमने इनपुट टैग की हेल्प से इसे अपने पेज में एम्बेड कर दिया। अब टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट, यानी एक इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा नेम।
नेम क्या है, लेबल है। अब इसकी आईडी क्या है, माय टेक्स्ट। वैल्यू क्या होगी, एंटर योर फुल नेम हेयर, क्योंकि जब तक यूजर फुल नेम एंटर नहीं करता तब तक इसके अंदर फुल नेम एंटर करने के लिए मैसेज लिखा होगा। तो ये था। दूसरा क्या था, बटन। बटन कैसे काम करता है, तो बटन ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या होगा, जो फंक्शन है, हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उस फंक्शन के अकॉर्डिंग बटन जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। बटन पे क्या लिखा आएगा, एंटर हेयर। एंटर हेयर जो है वो बटन पे लिखा आएगा, और इस तरह से एक लेबल क्रिएट होगा और एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो HTML बॉडी के अंदर है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। फंक्शन में लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें हमने क्या किया था, डॉट इनर HTML लिख करके और वैल्यू हमने प्रोवाइड की थी। लेकिन इस केस में क्या है, यूजर की वैल्यू ली जा रही है, तो यूजर की वैल्यू यहाँ से सेम फंक्शन के द्वारा लिया जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी माय टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब इस केस में क्या है, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अलर्ट क्या आएगा, हेलो। जो नाम यूजर एंटर करेगा वो नेम, और वेलकम टू दिस पेज। मतलब इस केस में भी क्या हो रहा है, जो HTML एलिमेंट है वो स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न किया जाता है, और स्पेसिफाइड आईडी यहाँ पर फिर से क्या है, तो माय टेक्स्ट, जो कि हमने यहाँ पर भी डिफाइन किया है और इस केस में भी हमने डिफाइन किया है। तो हमने क्या देखा है इसके यहाँ पर, जब हम HTML DOM का यूज करते हैं तो इसमें एक मेथड यूज किया जाता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी हेल्प से HTML एलिमेंट रिटर्न किया जाता है स्पेसिफाइड आईडी के साथ। और अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उस आईडी के द्वारा, उस आईडी के साथ, तो नल रिटर्न होता है। अब अगर हम इसको देखें तो इस केस में क्या है, आउटपुट हेलो मनन नाम, मतलब जो भी एंटर कर दिया वो नेम की जगह यहाँ पर आ रहा है, और वेलकम टू दिस पेज। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होता है। तो ये मेनली जो था ये HTML DOM के बारे में था, और इसकी हेल्प से हम HTML के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करके। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, पहला ये होना चाहिए जो आईडी है वो HTML डॉक्यूमेंट में यूनिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, केस सेंसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है क्योंकि इस केस में अगर हम जैसे कोई पार्टिकुलर यहाँ पर आईडी की वैल्यू दे दें तो वो वैल्यू वर्क नहीं करेगी। सेम हमें जो हमने आईडी की वैल्यू दी है और जो वैल्यू हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी में दिया है, दोनों वैल्यू बिल्कुल मैच होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर माई टेक्स्ट, तो माई टेक्स्ट और यहाँ माई टेक्स्ट सेम लिखा हुआ है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी फर्क होगा तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा तब तक यहाँ पर मेथड जो है वो HTML की स्पेसिफाइड आईडी के साथ, HTML एलिमेंट स्पेसिफाइड आईडी के साथ रिटर्न ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेसिफाइड आईडी तो तब होगी जब दोनों ही स्ट्रिंग जो है वो सेम रहे। अगर स्ट्रिंग सेम नहीं होगा तो कॉमन आईडी होगी ही नहीं, और जब कॉमन आईडी नहीं होगी तो उस आईडी के अकॉर्डिंग जो है वो HTML एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है और इसका हमें हमेशा ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।